बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज दाखिली, सियासी और खारजी फ्रंट पे अहम डेवलपमेंट्स रूनुमा हुई हैं जो हमारे शो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले तो कोरोना वायरस के अपडेट से ज़रूर आगाज़ करना चाहेंगे कि कोरोना वायरस ने अब पाकिस्तान में पंजे गाड़ लिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4000 से ज़ायद जो हैं वो केसेस सामने आए हैं और अब तक जो टोटल फिगर आई है वो 80,000 से भी तजावज़ कर गई है। 1688 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और अब अरकान असम्बली भी लुक़्मा अजल बन रहे हैं। पंजाब असम्बली से शाहिद चीमा साहब, जबकि जमशेद काका खेल साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, और कल हमने आपको खबर दी थी कि मुर्तज़ा बलोच साहब जो कि सूबाई वजीर थे सिंध हुकूमत में कच्ची आबादी के, वो जान की बाजी हार गए हैं। मुनीर और अगजई साहब भी जो हैं वो भी जाँ बहक हो चुके हैं, अगरचे उनका जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उससे कबल उन्हें कोरोना वायरस हुआ था। विफाकी काबीना कैपिटल की बात करें, विफाकी दारुल-हुकूमत जहां से हम ये शो करते हैं, 9 इलाके जो हैं वो सील कर दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से, चूंकि कोरोना फैल रहा है। लेकिन हमने खौफजदा नहीं होना, SOPs को फॉलो करना है, मोहतात रहना है। और आज यही बात जो हुकूमत के तर्जुमान है सेनेटर शिबली फराज साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो फिर ये जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, हुकूमत इस तरफ सोचेगी कि इस नरमी में कमी लाई जाए और नजरसानी की जाए। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हफ्ते और इतवार को जो लॉकडाउन का फैसला किया गया था NCC की मीटिंग पे, उससे कुली तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाएगा। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज इस बात का नोटिस लिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल कमी के बावजूद जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? आपके इल्म में है पिछले 4 माह में मौजूदा हुकूमत ने 42 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में कमी लाई है, लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं जो अशिया ज़रूरी हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो चीनी है, या जो सब्जियों की चिकन है, इन सब की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि वो हफ्तावार रिपोर्ट्स जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लेकर आएं और इसके साथ साथ इंश्योर किया जाए कि अवाम के लिए अगर मसनूआत, तेल की मसनूआत में कमी लाई गई है उसके सबरात अवाम तक पहुंचे। उनका यह भी कहना था कि जो गंदम है वो मार्केट में पहुंच चुकी है, लेकिन आटे की कीमत में इजाफा है, यानी कि फूड सिक्योरिटी और फूड सप्लाई चेन भी बहुत अहम अहमियत की हामिल है। एक और अहम खबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी वज़ीर आज़म के हमरा थे और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब, और जो वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, वो भी मौजूद थे। जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि DG ISI हैं, उन्होंने ब्रीफ किया और जो इस वक्त हमारी पेचीदा सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत हाल है उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कोई दकीका फरोगुजाश नहीं किया जाएगा। DG ISPR जनरल इफ्तिखार बाबर साहब की भी स्टेटमेंट आई है, स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने भारत को मुतनब्बे किया है कि भारत किसी किस्म की मुहिम जोई का न ख्याल रखे, पाकिस्तान के खिलाफ उसे हजीमत उठानी पड़ी थी, जैसे पहले पुलवामा के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बालाकोट पे नापाक जसारत की थी, जिसका दंदान शिकन जवाब भारत को मिला था 27 फरवरी 2019 में। तो एक तो ये इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पॉलिटिकल फ्रंट पे भी जाएंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे क्योंकि आज कायदे इसके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत है वो 17 जून तक लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली गई है। आपके इल्म में कि कल नैब लाहौर उनकी रिहाइश गाह पहुंचे थे, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। आज उन्होंने चूंकि अप्लाई किया हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने उनकी 17 जून तक जो अबूरी जमानत है वो उनको दे दी है और नैब को कहा कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। तो पोलिटिकल टेम्परेचर्स भी बढ़े हुए हैं, कुछ लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब लौट के आएंगे तो सीनियर एंड सीजन पॉलिटिशियन और वज़ीर आज़म इमरान खान की फेडरल कैबिनेट के अहम रुकन सैयद फ़ख्र इमाम साहब जो फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के वफाकी वजीर हैं, जो वजारत का कलमदान संभालने के बाद पहली मरतबा PTV न्यूज़ आए हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे अहम नुकात पर, चाहे वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे वो हमारी फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि उन पर उनकी एक्सपर्टीज हासिल है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे तो सैयद फ़ख्र इमाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक ले लीजिए।
वसी तरीन 4G कवरेज और सबसे ज़्यादा 4G कस्टमर्स के साथ। Pakistan's #1 data network, Zong 4G. So what are you waiting for? Switch now. पाकिस्तानी कॉम का #1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर मुल्क में फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और मुकामी तिजारत को फरोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोविड-19 स्मगलिंग की रोकथाम ऑर्डिनेंस 2020 के तहत तमाम शेड्यूल्ड अशिया की मुल्क से बाहर स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी। FBR की जानिब से शेड्यूल्ड अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के इख्तियारात में इजाफा, मुकदमात पर कार्रवाई की मुद्दत 1 माह मुकर्रर, मुजरिमों को 10 साल तक सजा और ममनुआ अशिया की जब्ती। स्मगलिंग की इत्तला देने वालों को 10% इंसेंटिव। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क का साथ दें। FBR। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने तारुफ करा दिया था, फिजिकल उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सैयद फ़ख्र इमाम, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फ़ख्र साहब, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमारे शो को जीनत बख्शी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आप कश्मीर कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, अब तो माशाल्लाह आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैबिनेट के बड़े फ़ाल मेंबर हैं। DGISPR ने आज बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो दोबारा से मुहिम जोई का ख्याल रखता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी इससे पहले ट्वीट्स कर चुके हैं कि और पूरी दुनिया को मुतनब्बे कर चुके हैं कि भारत इस तरफ माइल सोच रखता है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? पूरी दुनिया को, पाकिस्तान, भारत, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के जो है चैलेंज का सामना है, उसमें दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है आप इशारा करेंगे और आप जाएंगे लद्दाख में भी चाइना के साथ इंडिया इन्वॉल्व है। क्या उस हजीमत को छुपाने के लिए भारत को डिफ्लेक्ट करना चाहता है दुनिया की तवज्जो और पाकिस्तान के खिलाफ किसी मिस एडवेंचर का शिकार होने जा रहा है? जनवर साहब आपकी मेहरबानी। 1962 में आपको याद होगा कि जंग हुई थी जब चाइना और इंडिया की जी, और 1962 के बाद इन्होंने आपस में ये तय किया था कि दोबारा हम जंग नहीं करेंगे। 1-2 मरतबा ऐसे हालात पैदा हुए इंडिया और चाइना के, पर जैसे चाइना का अरूज बढ़ा 1978 डेंग ज़ियाओपिंग के क़यादत के बाद कि चाइना 10 to 13% ग्रोथ रेट करता हुआ आज वहाँ पहुँच चुका है जहाँ वो एक सेकंड सुपर पावर बन गया है जी। और वो मेरा ख्याल में इंडिया ने भी तरक्की की है 1991 के बाद। पर देखना ये है कि वो जो इंडिया ये रीजनल हेजेमनी चाहता है जी, और इसीलिए उसने हमारे साउथ एशिया में जो हरकतें की हैं, ख़ास तौर पे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के 5 अगस्त में जो उसने हरकत की 2019 में जो लॉकडाउन किया जी, और लॉकडाउन के अलावा उनकी जो बना हुआ था कि उसकी अपनी हैसियत थी आर्टिकल्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 35A और 371, उसमें उसने उसको उड़ा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, डायरेक्ट रूल कर लिया। और उसके बाद फिर आगे चले, उन्होंने फिर ऐसे कानून साजी की जिसमें अपनी माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को कोने में खड़ा कर दिया और फिर ऐसे शोधाबाजी की है। कोरोना वायरस में मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि भारतीय मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं और जो तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ था नई दिल्ली में, वो तो इंतहा है ना जी। वो बायस और प्रेजुडिस तो उनके घुट्टी में आ गया है और वो जो इनका तरीक़ाकार है RSS BJP का, वो 1930 से लेकर आज तक
मेरे ख़्याल में उसकी शायद दुनिया में मिसाल कहीं कहीं मिलती होगी। और जिस तरीके से अब उन्होंने इंडिया के ऊपर और कश्मीरियों के मज़ालिम और जो यंगस्टर्स हैं, पर एक बात है कि जो कश्मीर में करेज है वो तो फेयरलेस लोग हैं जी, और जिस उनकी स्पिरिट है शायद ही दुनिया में कहीं मिलती होगी कि वो परवाह ही नहीं कर रहे इंडियन ट्रूप्स की। और उनका जो वहाँ इतने 8 से 9 लाख ट्रूप्स खड़े हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता। और फिर उनके जो ये मेन डुवाल डॉक्ट्रिन वाले लोग हैं और मूडी खुद और उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान को हर वक्त थ्रेटन करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो लद्दाख का किस्सा हुआ ना, जब उनको चाइना ने अब थोड़ा सा दिखाया, सबक सिखाया और उनको हार्ड तरीके से क्योंकि 3 पहलू होते हैं, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक स्विफ्ट होता है। तो चाइनीज़ ने वो जो नया फ़लसफ़ा पेश किया उनके लिए, मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी लेसन होना चाहिए। पर उसके बावजूद इंडिया बाज नहीं आ रहा और हमें पूरी तैयारी है। जैसे आज हमारे स्पोक्स पर्सन ISPR के जो भी होगा 27-28 फरवरी को, आपने अभी बात की पुलवामा अटैक की, मेरा ख्याल है हम उससे भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी, मेरा अपना असेसमेंट है और मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बहुत सोच समझ के चलना चाहिए कि वो ये ना समझे कि हालात ऐसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी वो उतना ही जज्बा है, जोश है, जो जिसके तहत ये मुल्क क़याम। वेल सेड, वेल सेड। अब सर आते हैं थोड़ा सा ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से उससे क्योंकि आपने इस वजारत का कलमदान संभाला है और आपसे हमने जब भी नशिस्तें की तो आपका चूँकि एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड भी है, यू नो इट इनसाइड आउट। कोरोना वायरस पे हमने इब्तिदा में बताया कि हालात बड़े संगीन होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उससे के हवाले से हमने एक शो भी किया था, लोकस्ट अटैक जो हुआ है, टिड्डी दल का जो अटैक है, और FAO की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, जो 2019 और अब जो टिड्डी दल का अटैक है। ज़ाहिर बात है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की मैं पढ़ रहा था 3 एजेंसीज, एक आपकी वजारत है, ज़ाहिर बात है NDMA है, और जो सूबाई हुकूमतें वो मिल के चाइनीज़ की भी सपोर्ट हासिल है, और NLCC एक पूरा यूनिट बनाया गया है। इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि किस तरह इससे हम नबरदस्तबा हो सकते हैं और इसके इम्पैक्ट को कितना कम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से मुबसरीन तो इसको कोविड-19 जैसा थ्रेट करार दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, ये बिल्कुल थ्रेट है, और क्योंकि ये 27-28 साल के बाद नमूदार हुआ है, और ये जो टिड्डी दल है, लोकस्ट है, इसकी जो परवाज़ है 90 माइल्स पर डे है जी। तो ये बहुत ट्रैवलिंग करती है। ईस्ट अफ्रीका में इसने बहुत ज़बरदस्त डैमेज किया है 4-5 ममालिक को, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी, ईरान, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इसने वहाँ भी काफ़ी नुकसान किया। अब हमें जो ये पिछले साल ये हुआ कि 2019 में एंटर हुआ जी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ होते हुए कुछ नुकसान किया, पर बहुत निस्बतन कम, और उसमें भी हमारी जो थी ये वफाकी हुकूमत, जो हमारा वफाकी हुकूमत का, जैसे आपने कहा, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की महारत है, एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। हमारे 31 एंटोमोलॉजिस्ट है, 31, ओके, और वो इनको गाइड कर रहे हैं। पर ऑन द ग्राउंड जैसे भी आपने कहा, वो सूबाई हुकूमतें हैं, उनकी सूबाई डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं, और डिप्टी कमिश्नर्स कोऑर्डिनेट करते हैं हर जगह और विलेज तक, क्योंकि है तो काश्तकार का मसला ना, को उसके जब ये आती है, और ये किस पे क्या खाती है, सिर्फ क्लोरोफिल जो ग्रीनरी होती है उसको नुकसान, और जो वो ताज़े पत्ते निकले होते हैं या नया कोई फसल निकल रहा होता है उसको इसने डैमेज किया। कॉटन को भी किया, ये हमारे फॉडर को भी किया, मकई को भी किया, दालों को भी किया, और जहाँ बर्ड्स हैं फ्रूट की उनको भी किया। तो इसमें जी ब्रीडिंग नेस्ट अब इन्होंने अपने कुछ तो आपने कहा कि फॉरेन फ्लाइट से आए हैं टिड्डी थे, लेकिन जो लास्ट ईयर आए थे, मैं पढ़ रहा था, रिसर्च पढ़ रहा था, ब्रीडिंग नेस्ट भी बना लिए थे। नहीं, वो ये हुआ कि नॉर्मली ये विंटर में वापस चला जाता था जहाँ से आते जी, पर इस दफ़ा जब वापस जा रहे थे तो बलूचिस्तान में बारिशें हो गई, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो फिर ये बलूचिस्तान में ही ज़्यादा वहाँ टिक गया, और कुछ ये हमारे जो क्रॉप्ड एरियाज थे, यहाँ तक कि उकाड़ा DGFO यहाँ तशरीफ लाए थे उस वक्त, खुसरो बख्तियार साहब, ये कलमदान उनके पास था,
और एनडीएमए के जनरल अफजल साहब उनके साथ फिर उकाड़ा तक गए थे वहाँ वो देखने के लिए कि ये क्या नुकसान कर रही है। पर फिर चाइनीज़ ने भी 10 मेंबर डेलीगेशन भेजा, उन्होंने $4.9 मिलियन। इसमें हमें 3-4 किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत। एक छोटे जहाज़ जो हमारे पास पहले होते थे बहुत कम है, अब हमने कुछ किराए पे लिया, कुछ ख़रीद रहे हैं। और फिर इसमें पाकिस्तान आर्मी, उनका बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि उनके 8 से 9 हज़ार ऑफिसर्स और जवान सिविलियंस के साथ ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं। और जब रातों को ये आके टिकती है, दिन के तो नहीं, तो फिर वो स्प्रेज लेके चलते हैं। 3-4 किस्म के स्प्रेज होते हैं। एक तो वो जो नॉर्मल स्प्रेज हैं, एक माइक्रोनेस स्प्रेयर होता है जो एक कंपनी सिर्फ यूके में बनाती है। उस पर एनडीएमए ने ऑर्डर्स प्लेस किए थे फॉर 87 मशीन्स, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, कोरोना वायरस और वजूहत, और सारी दुनिया वन सप्लायर। कराची और मुल्तान में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बनवाए हैं, वो उतने परफेक्शन नहीं है पर 80% तक वो कहते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 300 हेक्टेयर्स पर डे की कवरेज करते हैं। ये छोटे छोटे जो हैं, कोई 5 एकड़ करता है, कोई 10 करता है, कोई 20 करता है, तो उसकी स्कोप बहुत लार्ज है क्योंकि वो आ जाएगा तो उससे, ये सिर्फ है क्रॉप्ड एरिया पर। क्रॉप्ड एरिया में आप सिर्फ एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम लैम्डा है, और मैराथन है जो आप करते हैं जहां आके ब्रीडिंग करती हैं डेजर्ट में, और वो जो बैरन लैंड होता है, और वहां हमें चाइना ने 3 लाख लीटर मैराथन दिया। तो ये कॉम्बिनेशन होती है कुछ जहाँ के और सिर्फ जहाज नॉर्मली डेजर्ट या नॉन क्रॉप लैंड पे, क्रॉप लैंड पे ये दूसरे, जैसे कहा मैंने, माइक्रोने या दूसरे स्प्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो नुकसान है उसका कुछ तखमीना लगाया जी, गया है? तखमीना वो कर रहे हैं जी। मैं एक दोनों वज़रा 2 दिन पहले एक प्रोग्राम पे थे जी, तो पंजाब ने कहा जी हमने अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे असेसमेंट, एक इनिशियल असेसमेंट पंजाब ने कुछ की है और उनका आ गया है, पर वो फिगर एग्जैक्टली एस्टिमेटेड है और उसमें भी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि एक होता है लॉस, उसमें तो टोटली डिस्ट्रॉय, यहाँ वो जो ज़्यादा है उसका डैमेज है, यानी कि 25% डैमेज है, 50% है, 60%, पर नुकसान है जी। और ये मेरा ख्याल में सूबाई हुकूमतों को असेसमेंट करना होगा। मेरी 2-3 आपकी कोऑर्डिनेशन और इश्तराकी अमल बेहतर है, क्योंकि कुछ इसमें सवालात उठाए जाते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से आपकी मौजूदा फ़ायदा उठा के। वो कहते हैं वो इश्तराक हमें नहीं मिल रहा, वो कोऑपरेशन फेडरल से नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए इन ऑर्डर टू टैकल दिस लोकस्ट अटैक। देखिए जी, सिंध में यकीनन और सबसे ज़्यादा अटैक बलूचिस्तान में आज भी है, आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो कोई 8-9 अजला में काफ़ी उसकी तादाद में ये घूम रहा है। ठीक है, सिंध में और सदर्न पंजाब में और कुछ हिस्से। अच्छा, ये पहली मरतबा है कि केपी में अफगानिस्तान से एंट्री हुई है। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान कॉरिडोर बना डाउन टू डेरा इस्माइल खान और नीचे पंजाब को, पहली मरतबा। ठीक है, ईरान से अफगानिस्तान तक चला गया ये भी, और इंडिया में 10 स्टेट्स में गया, जब पहले 2 या 3 से ज़्यादा नहीं जाता था। तो इसका एक पूरा रीजनल इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट है, और ख़तरनाक चीज़ ये लाजिम है, क्योंकि अगर ये इसके अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं, उससे बड़े होते हैं स्वामलेट्स, उससे बड़ा होता है स्वाम, उससे बड़ा होता है मेगा स्वाम। और ये स्वाम और मेगा स्वाम में पढ़ रहा था, ये एनालिस्ट जो लिखते हैं कि मॉस्को सिटी जितना होता है, अब आप खुद सोचें कि मॉस्को सिटी के जितना, जब ये बहुत एक्सट्रीम पोजीशन है, पर उस वक्त तक तो अभी तो हमें वो छोटे ग्रुप्स हैं, और जब आते हैं तो अभी भी वो एक चंद किलोमीटर का स्क्वायर्स पे आते हैं, तो लगता तो यह कि आसमान पे यही आ गए सारे, और जैसे फिर ये नुकसान बहुत करते हैं। पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ ये डेजर्ट में है, वहाँ जहाँ जहाज़ अब इस वक्त 7-8 हैं, 5 तो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी ने दिए जो उसको रिक्विप किया गया, और उसके साथ दूसरे ये आए हैं ऑन रेंट अब, और दूसरे आ रहे हैं मेरा ख्याल में चंद हफ्तों में। सर, अब जरूर से आपकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि गंदम जो है वो तो मार्केट में आ गई है, लेकिन उसकी कीमत जो है आटे की वो बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है? हमने देखा कि पाकिस्तान जो एक ज़राई मुल्क है और हमारे यहाँ चीनी का भी इशू बना, और क्राइसिस यही बना कि वो 53 या 55 रुपए फ़ी किलो से 85 रुपए फ़ी किलो, 95 रुपए फ़ी किलो तक गई, और फिर पूरा कमीशन बना। उसकी रिपोर्ट भी सामने आई। कल आप भी कैबिनेट का हिस्सा है, फैसला हो गया कि 1985 से इसका ऑडिट कराया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सप्लाई चेन है इसको कैसे इंश्योर किया जाए, क्योंकि हम तो एक अल्लाह के फजल से कोविड-19 में ये बचत हुई है कि हमारी फूड बास्केट अपनी है, हमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता।
हम अपनी सप्लाई चेन को बरकरार रख सकें ताकि अशिया ज़रूरिया, आटा, चीनी, सब्जियां, दालें ये मुनासिब दामों पे लोगों तक मुयसर हो सके। तो मैं आपसे आपकी एक्सपर्टीज़ और एज ए मिनिस्टर जानना चाहूँगा सप्लाई चेन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? देखिए जी, हर चीज़ का तखमीना और वो जो होती है अवेलेबिलिटी जी वो ये रखते हैं मुख्तलिफ वजारतें जी और फिर उसको कोऑर्डिनेशन करते हैं और असेस करते हैं कि कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर ये जो है दालें हालांकि हमें खुद पैदा करनी चाहिए वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एडिबल ऑयल ये इसी को आपने सही करना है। ये जो दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं, मैं हैरान था, दालें माश तंजानिया से हम इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एडिबल ऑयल 2 से ढाई अरब डॉलर आप खुद सोच लें। और एडिबल ऑयल का हमें एज ए बाई प्रोडक्ट कॉटन सीड जो होता है, एक लेंट होता है उसके साथ, उसको क्रश करके 2/3 65% एडिबल ऑयल कॉटन सीड एज ए बाई प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो कॉटन सीड की जो यानी कि हमारे पास एडिबल ऑयल के हमने क्रॉप्स भी यहाँ प्रमोट उस तादाद में नहीं किए जो कि हम कर सकते थे। ये एक लंबी बहस है उसके लिए। पर हमें जो आपने कहा ये सप्लाई चेन आटे की और गंदम की बात, इस दफ़ा जो हमने हमारा प्रोक्योरमेंट का फरवरी में ये तखमीना लगा था कि पिछले साल हमने तकरीबन 41 लाख टन 4.1 मिलियन टन ख़रीदारी हुकूमत के इदारों ने की थी, जिसमें 32 लाख टन के करीब पंजाब ने की थी और 9 लाख पास्को ने, सिंध ने नहीं की थी, बलूचिस्तान ने नहीं की, खैबर पख्तूनख्वा। इस दफ़ा इन्होंने डबल कर दिया टारगेट, ठीक है, और 82 लाख टन अब तक तकरीबन 65 लाख टन हुआ, जिसमें पंजाब ने तकरीबन 40.5 लाख टन कल तक कर लिया था। अच्छा, और सिंध का टारगेट था 14 लाख टन, तकरीबन 12 लाख हो गया, पिछले साल बिल्कुल नहीं किया। और पास्को का भी तकरीबन 12 लाख टन हो गया, उसका टारगेट 18। और केपी ने नहीं किया, वो पंजाब से लेते हैं 2 लाख टन, उनकी कोशिश है कि पंजाब के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए या वैसे उनकी हम गुफ्तगू आपस में हमारी होती है। अच्छा, और बलूचिस्तान का 1 लाख टन में से 45 लाख, यानी कि अभी टारगेट पिछले से हम तकरीबन 24-25 लाख टन ज़्यादा है प्रोक्योर हो चुकी है। पर ये कीमत क्यों बढ़ रही है? कीमत ये एक कहानी और है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है। एक और वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1400 पर 40 kg गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उस पर ख़रीदारी सरकार ने की और की। आज ओपन मार्केट में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत सालों के बाद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। 1700 से 1900। तो चंद लोग ऐसे इसको इकट्ठा करके बैठे हैं कि उनको मौका मिले तो यहाँ पर भी वो कार्टेल है जैसे चीनी का है। ये उतना बड़ा शायद ना हो, यकीनन है, हर चीज़ में है। जी हाँ, जो मेरा असेसमेंट है, मुझे एग्जैक्टली उसकी मैं फोकस नहीं कर सकता, पर कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं ना जी। क्योंकि आज अगर वो कहीं उसको स्टोर कर लेंगे तो थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो निकालेंगे। तो यही सर अब मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि तमाम ये जो चीनी की इंक्वायरी है, ये जो बैनुल वजारती कमेटी भी तश्कील दी गई है, बेसिक मकसद और हदफ ये है कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, मार्केट मैनिपुलेशन होता है, इसको ख़त्म किया जाए। पर एक और चीज़ है, इस दफ़ा हमारा जो टारगेट था प्रोडक्शन का वो पूरा नहीं होगा। और 1-2 वजूहात, एक क्लाइमेट चेंज बहुत आया, मार्च और अप्रैल में बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा ये था रस्ट, वो एक बीमारी लगती है वीट को, वो भी आई इस दफ़ा। अच्छा, पिछले साल भी थी, इस दफ़ा निस्बतन थोड़ी ज़्यादा थी। इन 2 फैक्टर्स की वजह से वीट की प्रोडक्शन कम होगी, वो भी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, ठीक है, बट कम होगी। और पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था, आज से 3-4 महीने पहले जब ये आटे का क्राइसिस आया था, कि हम इजाज़त देते हैं 3 लाख या 5 लाख टन प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करे। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त सोच रहा है एक्टिवली उसी के तहत कि क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, शायद हमें लानी पड़े बाहर से, तो वो अभी से जहन बना रहे हैं कि हम कितना लें, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट को वॉच करते हैं। यूक्रेन और रशिया 40 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है, आप खुद सोच। और पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन 25 लाख टन, 25 मिलियन की मैं बात, नॉट लाख। ठीक है। तो ये वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट को भी देखते हैं।
फिर वो गंदम जो हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारी रोटी चपाती नान की और तंदूर की रोटी की जो होता है वो एक मखसूस किस्म की गंदम होती है। सर लास्ट पे बिल्कुल इख्तिसार से 5 अरब का पैकेज दिया है एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए, आपका आज आपने मीटिंग भी की है, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को दोबारा खड़ा कर देंगे आपकी मौजूदगी में? देखिए जी, 5 नहीं जी, 50 अरब का 50 अरब का 50 अरब 50 अरब का जी। और ये एक मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही दूरअंदेशी की मिसाल है। उसमें से तकरीबन 37 अरब है फर्टिलाइजर। आज भी हमने मीटिंग की थी अपनी वजारत के विद ऑल द फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, ठीक है, सूबों के साथ। उसमें मैं खुद भी बैठा था और हमारी कोशिश ये है कि कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए बजरिया सूबाई हुकूमतें कि वो काश्तकार को खाद का जो डायरेक्ट फ़ायदा उस तक पहुँचे। चले, ये हमारा, हम उस मैकेनिज्म को बना रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। सैयद फ़ख्र इमाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ खसूसी नशिस्त की। व्यूअर्स, सैयद फ़ख्र इमाम जो वफाकी वज़ीर हैं फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फ़ौरन लौट के आएंगे तो हम पॉलिटिकल डिबेट में जाएंगे। दो बड़े एमिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन से। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रोग्राम सच के साथ देखते रहिए। पाकिस्तानी कॉम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ ज़ोंग 4G। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर मुल्क में फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और मुकामी तिजारत को फरोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोविड-19 स्मगलिंग की रोकथाम ऑर्डिनेंस 2020 के तहत तमाम शेड्यूल्ड अशिया की मुल्क से बाहर स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी। FBI की जानिब से शेड्यूल्ड अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के इख्तियारात में इजाफा, मुकदमात पर कार्रवाई की मुद्दत 1 माह मुकर्रर, मुजरिमों को 10 साल तक सजा और ममनुआ अशिया की जब्ती। स्मगलिंग की इत्तला देने वालों को 10% इंसेंटिव। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क का साथ दें। FBR। वास्ते रिजक मिल गया, अल्लाह मियां ने और तरक्की दे। ये 12,000 रुपये मिले, घर में हम राशन डलवाएंगे। हुकूमत का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारा एहसास किया। एहसास की बदौलत हर सू बिखर रही हैं मुस्कुराहटें। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम एहसास इमरजेंसी कैश 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 144 अरब रुपए की तकसीम मुकम्मल तौर पर शफाफ, कवायद व ज़वाबित के ऐन मुताबिक। तमाम तफसीलात रोजाना की बुनियाद पर हमारी वेबसाइट पर दस्तयाब। जिन अहल अफराद को अदायगियों के लिए उंगलियों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश हैं, और वो खानदान जिनके वालिदैन, खाविंद या बीवी अहल करार पाए हैं मगर उनकी वफात हो चुकी है, उनकी सहूलत के लिए अदायगियों का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है जो अखबारात में शाया हो चुका है। मुश्किल घड़ी में खुशियाँ फैलाने का ये सफ़र अभी जारी है। एहसास, हर मुश्किल वक्त में हर ज़रूरतमंद का। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जून तक अबूरी जमानत दे दी। आप केल में है आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब ने इन्हें तलब किया था 2 जून को अदम शिरकत के बायस, अदम पेशी पे अदम शिरकत के बायस फिर वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और नैब की टीम लाहौर पहुंची, ताहम गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उसका ड्रॉप सीन ये था कि शहबाज शरीफ साहब बताया गया कि वहाँ मौजूद नहीं थे, बार के आज लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे
और उन्होंने यही प्लीड किया था कि वो एक तो उनकी एज है, जाहिर सी बात है 69 ईयर्स ओल्ड है, कैंसर सर्वाइवर हैं, और उन्होंने कहा कि कोरोना के जो है वो इन्फेक्शन फैल रहा है, वो स्काइप पे सवालों के जवाब ले लें, वैसे अपने नुमाइंदे के थ्रू जवाबात भेजे थे। बहरकैफ नैब का ही कहना था कि जो जवाबात दिए गए थे पिछली पेशी में उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग हो रही है, हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, जबकि सेनेटर शिबली फराज साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं और फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि एहतसाब नहीं रुकेगा और शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डाले जाने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से जरा गुफ्तगू करेंगे पॉलिटिकल डिबेट पे। दो सेनेटर्स ने हमें ज्वाइन किए, जैसे मैंने पहले कहा था, बड़े एमिनेंट गेस्ट हैं हमारे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है, लॉयर भी हैं। और सेनेटर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, प्रोलिफिक स्पीकर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। आप दोनों हजरात को हम वेलकम करेंगे, हमारा नया शो है, तो अगर आप कोई हमारी तारीफ करनी जाए तो आप पे कोई कदगन नहीं होगी। वलीद इकबाल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब, PMLN, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सब इसको ताबीर करते हैं पॉलिटिकल एक तो व्हीलिंग डीलिंग है हुकूमत और नैब के दरमियान, और उनका कहना यह है कि आज असद इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि चूंकि अब बजट आ रहा है तो बजट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की शिरकत को अमली जामा न पहनाने के लिए नैब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और हुकूमत का मकसद यह है कि अपोजिशन को कॉर्नर किया जाए। इसका सर क्या आपके पास ठोस जवाब है? देखें जी, ठोस जवाब मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन वो आपने जो पहले बात की कि ये आपका नया प्रोग्राम है, तो आपको हमारे को ये नया स्लॉट, थैंक यू, मुझे उम्मीद है। आई एम सॉरी, जरा एको आ रही है, इसको देखने जरा, बहुत ज्यादा एको आ रही है जी सर। इसको प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी एको आ रही है, वो कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये है कि आप मुझे उम्मीद है कि ये 8 बजे से 10 बजे वाला जो सिलसिला है आपकी, ये सफर जो है, ये एक तरक्की की अलामत है। और दूसरा ये कि आप कहते हैं ना, तारीफ अगर करें तो कदगन नहीं होगी, तो शिकायत भी करें तो कदगन मुझे उम्मीद है नहीं होगी। ये मुझे ख्याल तो नहीं है कि आज आपका इफ्तिताही प्रोग्राम है, तो शिकायत ये है कि आपने मुझे और ये जो मेरे फाजिल दोस्त हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, इनको इफ्तिताही प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया, ताकि हम आपको खूब जो है इफ्तिताही वीक है ये। अच्छा, चले, इफ्तिताही वीक मुबारक हो जी आपको, ऑल द सेम एंड वंस अगेन मुझे उम्मीद है कि ये एक तरक्की की अलामत है, और ये इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में आप जो है और ज्यादा सुरखरू होंगे और चमकेंगे मीडिया के इस उफक के ऊपर। जहां तक नैब की कार्रवाई का ताल्लुक है जी, मैं नैब का तो तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो वफाकी हुकूमत का तर्जुमान हूँ। तो ये हम तो मुसलसल यही दोहराते रहते हैं कि वो अपना काम कर रही है, अगर वो कोई अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, वो इदारा जो है नैब जो है, या कोई उसको तारीफ का, देखें उसकी तारीफ पे भी कदर नहीं है, ये कुछ इदारे हैं जिन्होंने तारीफ भी की है उसकी। एक रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जो उसको बड़ा मीडिया पे उछाला भी गया, वो ट्रांसपेरेंसी की थी या गैलप की थी, जिसमें पाकिस्तान में करप्शन के किसी परसेप्शन के इंडेक्स में पिछले साल से 1 साल बाद वो 1 नंबर नीचे आया। तो वो सबने बड़ा उछाला कि जी ज्यादा करप्ट हो गए हैं हम या क्या है, और चले वो एक अलग बहस थी। लेकिन उसी रिपोर्ट में उस सर्वे करने वाले इदारे ने नैब की तारीफ की थी कि वो अपना काम अच्छा और मौसर कर रहा है, और उसको बताया था कि उसने पता नहीं कितने 50-60 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर भी किए हैं, जो कि बदनवानी के नतीजे में लोगों ने किए हुए थे चोरी, तो वो रिकवर करके खजाने में भी जमा कराए हैं। और अभी जो मुझे वफाकी हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे जो नैब की कारकर्दगी के बारे में मौजूदा इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि पिछले साल में उसके पास 50,000 के करीब शिकायतें आई, और उसमें से 80% दरखास्तें उसने निपटा दी हैं, और सिर्फ कोई 12-13 हज़ार अभी तक जेर समाअत है 50,000 में से। तो और उसके साथ साथ कोई 150 अरब रुपए उन्होंने रिकवर भी किया है पिछले 1 साल के अरसे के दौरान। तो उनकी वो वाली कारकर्दगी, हालांकि मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, ये उनके तर्जुमान को ये बातें आके उजागर करनी चाहिए। वो वाली कारकर्दगी जो है उसको कोई पूछता नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन सडनली कोई अगर बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हुए लोग जो हैं, उनके ऊपर अगर इल्जाम है कि उनके फैमिली के असासे 2000
18 को पीछे ले जाते हुए 1998 से 2018 में वो 550 अरब के करीब हो गए हैं। उसका जवाब मांगते हैं कि जी ये आमदन बताएं कहाँ है, क्योंकि आपकी आमदन का हमें सिर्फ इतने का पता है, लेकिन आपके असासे जो है वो इतने हैं। तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचता है। और हालांकि हमारी तरफ से फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, देखिए प्रोसिक्यूटिंग इदारा तो अपना काम कर रहा है, लेकिन यस, अगर हमारे नजरिए, हमारे मैनिफेस्टो, हमारे मंशूर की अमल दरामद इस तरह से हो रही है, क्योंकि हम कहते हैं कि ताकतवर और कमजोर कानून के निगाह में बराबर होना चाहिए, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, या करप्शन से आजाद निजाम होना चाहिए। तो उसमें कोई इकदाम लेता है इदारा, तो बड़े बड़े ओहदेदारों के ऊपर साबिक पे जो जवाब खातर खा दे नहीं सकते, तो हर खास आम के लिए कानून की अमलदारी एक जैसी है। नुकता ये हर और सवाल पूछे गए कि 550 अरब रुपए जो असासों में इजाफा वो कैसे हुआ, इसके सवालात के जवाब दे दीजिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सर ये सवाल पूछे गए, उसके जवाब दे दीजिए। जैसे सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं और आज सेनेटर शिबली फराज साहब कह रहे थे कि ये एहतिसाब का अमल रुकेगा नहीं, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे रखे जाने के हवाले से भी जो है वो गौर किया जा रहा है। तो सर सवालों के जवाब दे दे, जैसे आज अदालत में पेश हुए, नैब पे भी पेश हो जाए शहबाज शरीफ साहब और जवाब दे दे। कब बात क्या है? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और इस वजह से भी देता हूँ कि आपका न्यूज़, मेरे ख्याल में 10 बजे का प्रोग्राम, पता नहीं न्यूज़ रिसर्च प्रोग्राम या आप इसको कुछ कहते हैं, इसका मतलब है बड़ा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होगा, और आपकी मुकम्मल एक टीम होगी जो बड़ी तहकीक करके ये प्रोग्राम किया करेगी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तहकीकी प्रोग्राम्स की, जिनके पीछे एविडेंस हो और काम किया हो, रादर देन गपशप इधर उधर के सवाल जवाब हो रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। देखिए आज के आपके प्रोग्राम का मौजू जो है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक जो बात आज एहसन इकबाल साहब कह रहे थे वो दुरुस्त है। यानी इस वक्त क्या मौका है, हमारा टिड्डी दल का हमला हो चुका है पाकिस्तान में और फसलें बर्बाद हो रही हैं। आज 70 के करीब लोग मरे हैं, जिसमें 4 या पिछले 24 घंटे में 4 या 5 पार्लियामेंटेरियंस मर चुके हैं। सारा दिन उनकी खबरें फ्लैश होती रही हैं। 80,000 के करीब इन्फेक्टेड लोग हैं। रोज़ लोगों में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। लेकिन हम प्रोग्राम किस चीज़ पे कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नैब की कार्रवाई कैसी है। तो एक हद तक तो नैब और हुकूमत दोनों कामयाब हो गए। यानी हम बजट के उसमें आ गए हैं, हफ्ते में, अगले हफ्ते बजट प्लेस हो जाएगा। इस वक्त गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि इस बजट का क्या रुख होना चाहिए, IMF की जो कदगन है या कैद है उससे हुकूमत को निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, किस तरीके से हम डेवलपमेंटल बजट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम गरीब आदमी की खिदमत कर सकते हैं, हमारी आपस की गुफ्तगू ये होनी चाहिए। लेकिन वो गुफ्तगू तो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये तो सिर्फ हादसतन ऐसी बात है कि हादसा एक ऐसा हुआ कि उनकी तारीख आ गई, इस वजह से ये आज गुफ्तगू हो रही है, ये बात आपकी ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करेंगे तो आपको करना ही होगा। मगर अगर आप, वो गालिब का मिसरा है कि निगाह की हमने पैदा रिश्ता-ए रब्ते अलाइक से, तो अगर आप रब्ते अलाइक के रिश्ते इस्तवार करने के लिए पिछले 2, 3, 4 हफ्ते जाएं तो आपको क्या नज़र आता है? 18वीं तरमीम के ऊपर गुफ्तगू, कोई आके कह रहे हैं काला कानून है, कोई कह रहे हैं नीला कानून है, कोई कह रहा है ऑरेंज रंग का है मगर उस पर येलो धब्बे हैं। भाई अगर आपको किसी बात के ऊपर गुफ्तगू करनी है तो पार्लियामान के अंदर कोई बिल ले आएँ, कोई सजेशन ले आएँ, किसी कमेटी में भेज दें जहाँ पे हम सब दोस्त बैठें और देखें कि हम किस तरह मुल्क को ज़्यादा मौसर बना सकते हैं, मुल्क की एलोकेशंस को ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, कोई बिल नहीं आया, कोई डिस्कशन पार्लियामान में नहीं हुई। सिर्फ टेलीविज़न के ऊपर शाम को 8 बजे कोई एक बड़े वज़ीर आते हैं, वो कहते हैं ये काला है, ये नीला है, इससे मुल्क तबाह हो गया है। उसके नतीजे में ये होता है कि जो भी मुल्क के मसाइल हैं उन पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। फिर आप बताइए ये क्या वक्त था कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोगों ने आके कहा कि इमरजेंसी लगा दें जी सिंध में। लगा दें भाई इमरजेंसी, सारे मुल्क में अगर आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए मुल्क चलाना है तो इमरजेंसी तो आपने लगा ही रखी है। पार्लियामान के की क्या मजाल कि आपके रास्ते, आप पार्लियामान को समझते हैं कि आपके रास्ते में एक मुसीबत है जो हायल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जिन चीज़ों पर बात करनी है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्गों की अमवात हों जो अभी हो रही हैं, चाहे वो आने वाला ये टिड्डी दल का इस वक्त जो हमला है, सवाल ये कि क्यों नहीं हो रही बातचीत? सवाल तो यही है। जी मैं यही कि आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमें लगता है, हम ऑपोजिशन के लोग हैं और हम क्योंकि इसका ब्रंट लेते हैं, तो हमें लगता है कि बाकायदा ये एक प्लान है
अच्छा। और मैं आपकी, क्योंकि अब आपका न्यूज़ प्रोग्राम है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने रिसर्चर्स को कहें कि वो पिछले पूरे साल की तहकीक करें, 1.5 साल की, और देखें कि बड़े बड़े जो अरेस्ट हुए हैं उनके 2 या 4 दिन के बाद क्या हुआ है। यानी देखें कि कश्मीर का इवेंट हो या वो बिजली की कीमत बढ़ाने का इवेंट हो या तेल की कीमत बढ़े या इन्फ्लेशन आसमान को छू रही हो, तो उन दिनों में 2-3 दिन पहले किसको अरेस्ट किया जाता है, किस तरह के मुकदमात होते हैं, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो आपको एक तसलसल नज़र आएगा जिसको मैं रिश्ता रब्ते अलायक कहता हूँ, यानी पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो नुक्ता है ये आज हम बार बार पेश कर रहे हैं, और इस वजह से कर रहे हैं कि हम इस मुल्क की खिदमत करने के लिए यहाँ पे आए, हमको नौटंकी लगाने तो आए नहीं। अगर आपने हमें सेनेट में भेजा है तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम एक मौसर तरीके से अपना भरपूर रोल अदा कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब, किसी ने ये नहीं कहा कि आप इस वक्त एहतसाब नहीं करें। किसने कहा है भाई? बिल्कुल एहतसाब करें। आप सिलेक्टिविटी के साथ हमें लगता है कर रहे हैं। आपके पास EOBI का 24 अरब रुपए का मुकदमा है, उस पर आप अगर नई पेशकदमी करते, जब हम सवाल उठाते हैं आप कहते हैं इंडिपेंडेंट है। खाक इंडिपेंडेंट है। जब मिर्ज़ा साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहजाद अकबर साहब अंदरूनी जो इन्वेस्टिगेशन के कागजात हैं वो लहराते हैं और अवाम को भी बताते हैं, आपके टीवी प्रोग्राम्स पे आने से पहले आपको भेजते हैं वो तमाम कागजात, और फिर उनकी स्लाइड्स बनती हैं और चलती हैं। जब अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन के कागजात वो प्रेस टॉक में दे रहे हैं, तो क्या खाक वो इंडिपेंडेंट है भाई? आप अब ये देखिए कि आप किस वो क्या डॉक्टर साहब, इस कानून में तब्दीली क्यों नहीं लेकर आए? इसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की कोशिश की जानी चाहिए थी। सवाल आपसे हुआ है, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि अगर आपको गिले शिकवे हैं और नैब के आप कह रहे हैं सिलेक्टिविटी है, इंडिपेंडेंस नहीं है, तो मौका तो आपको मिला था, फिर 5 साल आपके पास थे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि हम इस पे कंसेंसस नहीं कर पाए, लेकिन मैं शहबाज साहब, मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा तासुर हो कि मैं शहबाज साहब वाले मुकदमे का जवाब नहीं देना चाहता। मैं ज़रा उस पर 1 मिनट बात करूँ, फिर आप जो चाहेंगे उस पर बात करूँ। देखिए, शहबाज साहब को 130 या 170 दिन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 137 या 167 डेज नैब ने अपनी हिरासत में रखा, जिसमें 90 दिन वो सिर्फ नैब के पास थे। जी। नैब का कानून ये कहता है कि 90 दिन में उन्होंने रेफरेंस फाइल करना। आप मुझे बताइए कि क्या 130 दिन काफ़ी नहीं है, 170 दिन काफ़ी नहीं है, क्या 1700 दिन चाहिए या 17,000 दिन चाहिए रेफरेंस फाइल करने को? आपने जो सवाल पूछे हैं, अगर आपको उनका मौसर जवाब नहीं मिल रहा, आप रेफरेंस फाइल कर दें। आप कहें जी हमने ये पूछा है, हमें ये मिला है, ये नहीं मिला, हमें लगता है कि यह मुकदमा अब दायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद वकील भी है। मुझे बताएं, देखिए 1.5 साल आपने सलमान रफीक और साद रफीक को जेल में रखा, 1.5 साल 1.5 साल आपने रखा फवाद हसन फवाद को जेल में, 7-8-9 महीने आपने रखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जेल में, जिनमें उसको फांसी की चक्की में रखा गया, और 90 दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको सॉलिटरी में रखा गया। आप मुझे बताइए, ये कौन से कवानीन है भाई सॉलिटरी में रखने वाले या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फांसी की चक्की में रखने वाले? इस मुल्क में कुछ कानून की तो इजारादारी होनी चाहिए ना। कानून कहता है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, कानून कहता है अगर आप पार्लियामान के मेंबर हैं, कानून कहता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको फांसी की चक्की में तो खैर किसी कानून के तहत नहीं रख सकते, मगर आपको क्लास भी मुख्तलिफ दी जाती। मैं जरा वलीद इकबाल साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। जी वलीद इकबाल साहब, आपने सारा जवाब सुन लिया। एक तो सिलेक्टिविटी है और दूसरा डिफ्लेक्शन की जाती है। जब भी कोई आम मौजू आता है, किसी आम मोड़ पे हम खड़े होते हैं, तो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की तरफ जो है वो बढ़ जाती है। नैब और डॉक्टर मुसद्दिक साहब का जो आर्गूमेंट है उस पर आप क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो पूरा इसी तरह बिल्ड किया है कि जाहिर बात है बैकडोर आप लोगों के राब्ते हैं, लिहाजा हुकूमत को अगर कोई ऐसी कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन का सामना हो तो फिर नैब जो है वो एक्टिव हो जाती है। वलीद इकबाल साहब। नहीं जी, बिल्कुल इस तरह नहीं है। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, इनकी आपने जो कही ये आर्ग्यूमेंट है, तो उतनी देर तक तो ये आर्ग्यूमेंट ही रहेगी जितनी देर तक अब उन्होंने आपको ललकारा है ना कि आपका ये इफ्तिताई प्रोग्राम है जिसमें आप ये न्यूज रिसर्च या जो भी इसका नाम आपने बताया था अभी, सच के साथ, उस पे जी सच के साथ, हाँ जी, तो वो रिसर्च और आपकी पूरी टीम जो है उससे पूरी रिसर्च करवा के ये पूरी इसकी जो जिसको मुसद्दिक साहब ने ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन एम्पिरिकल एविडेंस कोई इसकी आए और इस तरह से हो तो फिर ही इंसान उस पर कोई तबसरा कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज तो ये बात मफरूजे की है। देखें, ये मौजूदा हुकूमत जो है, इसको अगर आप
तारीखी पस मंजर में इसी मौजू के ऊपर एक ये नैब और इस वाली बात को 1 मिनट के लिए अगर आप साइड पे कर दें और अगर आप तारीखी पस मंजर में जाएं तो जो रेपुटेशन अर्न की हुई थी अपने मुखालिफों को निशाना बनाने की और उनको एहतसाब के नारे के ऊपर या उसके नाम के ऊपर उनको अजियत पहुंचाने की और कैद करने की और झूठे मुकदमे चलाने की सो कॉल्ड वो रेपुटेशन तो अर्न इन्हीं जो अब इस वक्त की दो बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। जब 1994 या 93 में मिसाल के तौर पे जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, फारूक लगारी साहब सदर थे, तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के वालिद को उठा के वो एम्प्रेस रोड के दफ्तर से ले गए और उनको हिरासत में ले लिया किसी केस में या क्या। उसी तरह फिर अगर आप आगे आते हैं ये जो 1997 से 2001 तक के मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो ये सैफुर रहमान साहब जिन्होंने नाम कमा लिया एहतसाबुर रहमान का, और फिर ये वो दौर है जब रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं कि जजेस को फोन किए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस को कि जी ये मुकदमा तेज क्यों नहीं करते, इनका एग्जाम्पल क्यों नहीं बनाते। ये तो इनके माजी के अंदर इस तरह की चीजें हैं। हमने तो ना इस गवर्नमेंट ने ना किसी इदारे को ये मजबूर किया हुआ है या कहा हुआ है या दबाव डाला हुआ है कि आप किसी को निशाना बनाएं, और ना ही उनको ये कहा हुआ है कि आप ये हमारे बंदे हैं इनको मत छेड़ें। ये आपके सामने मिसालें हैं। अलीम खान साहब भी उसी नैब के, अब पता नहीं वो किस चक्की में थे, ये जो मैंने पहली दफा ये लफ्ज फांसी वाली ये चक्की सुना है, ये शायद ये कैद खाना है, सजाए मौत या इसको डेथ सेल कहते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि नैब के वहाँ डेथ सेल्स भी हैं। नैब के तो नैब के कानून में तो 90 दिन वो रहे नैब के पास, और उसके बाद अडियाला में रहे वो 7 महीने कुल या 8 महीने वो जेल में रहे, जिसमें उनको पहले फांसी की चक्की में यानी कि डेथ सेल में रखा गया और फिर सॉलिटरी में अलहदा रखा गया। और इसी तरह सिप्तान खान साहब भी थे, वो भी गए और फिर सिटिंग ये अभी भी हैं सर, ये तो ठीक है, आपने उनका मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके दोनों पढ़े लिखे सेनेटर्स हैं, ये जो बात आती है कि हम ज़ाहिर बात है ये एहतसाब जो है वो नैब का काम है वो करे, पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे आप ज़ाहिर बात है पीटीआई की नुमाइंदगी करें, डॉक्टर मुसद्दिक साहब पीएमएलएन की, क्या वजह एक पोजीशन ले ली जाती है? इसको एहतसाब को इंडिपेंडेंटली नैब पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? क्यों पार्टीज की जानिब से प्रेसर्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है फॉर एंड अगेंस्ट? वलीद साहब। अच्छा सॉरी, ये मुसद्दिक साहब के लिए सवाल है, मेरे लिए सवाल? दोनों, आप दोनों के लिए, दोनों शख्सियात के लिए। अच्छा चलें, क्योंकि मैं अभी कर ही रहा था गुफ्तगू, मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूँ। जी देखें, ये इसकी ये भी फिर जिस तरह मुसद्दिक साहब ने कहा, अब ये मेरी बारी है कहने की कि इसकी भी थोड़ी सी रिसर्च करके अगर एक किसी तरतीब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों को देखा जाए कि जी इसमें पहल किसने की। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हुकूमत को ये मिसाल के तौर पे ये चीनी रिपोर्ट जो है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, तो उस पर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने, और उस पर ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी इसमें तो सिर्फ 2 या 3 अफराद जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कसूरवार हैं, और अपना जो रिकॉर्ड है जो बीच में उसके आया हुआ है उसको मेंशन नहीं किया हुआ। तो फिर देखें, हुकूमत ठीक है, इस पे बिल आखिर तो अदालतें ही करेंगी, बिल आखिर प्रोसिक्यूशन इसकी नैब या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो करेंगे और अदालतें इनकी समाअत करेंगी। लेकिन जब इस तरह से पॉलिटिकल अरीना में और पब्लिक अरीना के में आके इस तरह की बात जब की जाती है, उसका जवाब दिया जाता है, तो उसका जवाब देना फिर जरूरी बन जाता है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सर ये शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप जरा 231 नंबर पैराग्राफ पढ़ें उस रिपोर्ट का, जिसमें कहा हुआ है कि जो एक्सपोर्ट का फैसला था उसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि वाफिर मकदार भी थी और फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए था। उसके बरक्स आप 196 से लेकर 201 नंबर पैराग्राफ पढ़ें कि जब शाहिद खाकान खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो 24 घंटों में 20 अरब की सब्सिडी दी, उसके ऊपर पूरा होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये उसी रिपोर्ट में आ रहा है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब लास्ट में, डॉक्टर मुसद्दिक साहब का भी जवाब ले लेते हैं, वक्त क्योंकि मेरा खत्म हुआ जा रहा है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, शहबाज शरीफ साहब जवाब दें, नवाज शरीफ साहब जवाब दें, आप लोग क्यों फिर इस पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं? सर इसका इख्तिसार से जवाब दीजिएगा प्लीज। जी मेरा ख्याल में आप जितना इख्तिसार कहें, मैं 10 सेकंड में आपको जवाब देके चुप कर जाता हूँ। बात यह है कि आप ये ज़रा इनकी जो प्रेस टॉक्स हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा है, आप एम्पिरिकल एविडेंस देख लें कि शुगर रिपोर्ट के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा।
और सवाल ये है कि अगर सवाल ये उठाया जाए कि सब्सिडी जिसने दी है, इस पे तो बहुत बहस हुई कि सब्सिडी से फ़ायदा किसने उठाया, ये तो बहुत बहस हुई है और हम तो कहते हैं सबको जेल में डाल दें। लेकिन सवाल जो उठता है कि सब्सिडी दी किसने, उसका जवाब नहीं मिलता। यानी रिपोर्ट के पहले 2-3 सफ़हात के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है। असद उमर साहब कहते हैं कि हमने इस वजह से एक्सपोर्ट की क्योंकि ये सरप्लस थी। रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले साल हमारी ज़रूरत 5.2 मिलियन टन की थी और हमने पैदा किए 5.26 मिलियन टन। जी। रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल हमारी ज़रूरत थी 5.2 मिलियन टन के और हमने अभी तक पैदा की 4.8 मिलियन टन। तो ये 2 मिलियन टन सरप्लस कहाँ से आया? जब उस रिपोर्ट के मुताबिक पूछा गया असद उमर साहब से कि भाई ये 2 मिलियन टन कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे तो सूबों ने लिख के दे दिया था, मुझे क्या पता कहाँ से आई है, तो मैंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। और रिपोर्ट ये कहती है कि हम उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। कमाल हो गई है। ईसीसी को वो चेयर कर रहे हैं, जो ईसीसी की असल जो प्रिजाइड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके हेड। मीटिंग प्रिजाइड असद साहब कर रहे थे ईसीसी कमेटी की, और उसके बाद वो काबीना में लेके जाते हैं। काबीना का हर वजीर जो है, शेख रशीद से लेके अली जैदी तक, हर वजीर बरमला 8-8 प्रोग्राम्स में कह रहा है कि हमने इसको अपोज किया। तो सवाल ये पैदा होता है फिर सपोर्ट किसने किया? यानी इस रिपोर्ट के अंदर माँ सिवाय इस अफसाने के तमाम अफसाने दर्ज हैं। उसके बाद पिछले साल शाहिद अब्बासी साहब का इन्होंने जिक्र किया। जब शाहिद अब्बासी साहब ने सब्सिडी दी तो उसके अंदर 3 पैरामीटर्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए। ठीक। उसके अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया कि मुल्क में पैदावारी कीमत कितनी है, ये इस्टेब्लिश किया गया कि बैरून मुल्क इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, और ये इस्टेब्लिश किया कि एक्सचेंज रेट क्या है। चल, अब आप इससे फैसले से तो खुश है ना कि 1995 से लेकर अब तक शुगर तमाम इंडस्ट्री का ऑडिट होगा, इसको तो सपोर्ट करेंगे ना डॉक्टर साहब? जवाब तो भाई दे जाएंगे। इस मर्तबा भी वो कैलकुलेशन हुई है और उस कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर असद उमर साहब ने ये फैसला किया कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, हालांकि सरप्लस नहीं था, लेकिन सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। उस कैलकुलेशन को ताक पे रख के जो पंजाब की हुकूमत है उन्होंने सब्सिडी दे दी। यानी कैलकुलेशन वफाकी हुकूमत कर रही है, सब्सिडी नहीं बनती, और जो सूबाई हुकूमत है वो सब्सिडी दे रही है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं भूल गया। तो सर ये एनोमलीज है, इसका आपने अहाता कर लिया। सर आपने एनोमलीज का बता दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब तो ये फैसला हो गया कि 1985 से लेकर अब तक तमाम शुगर इंडस्ट्री का ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट होगा। आज के लिए यही कुछ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो सेनेटर पाकिस्तान के रुकन हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में ज्वाइन किया और हमें गुड लक का थैंक यू वेरी मच। अब व्यूअर्स बिल्कुल वक्त खत्म हुआ जाता है, वी आर एंटरिंग इनटू कमर्शियल टाइम। आज के लिए यही कुछ। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।